आज से मैं सेट स्टार्ट कर रहा हूं। डेली शाम में सेट मिलेगा और मॉर्निंग में चैप्टर वाइज मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सेट 1 को डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है, जनवरी 1 2006 को रविवार था, जनवरी 1 2010 को कौन सा दिन होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। मैं कैलेंडर पढ़ा चुका हूं, अगर आप वीडियो देखे होंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तारीख और महीना सेम है तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ष को लेके चलना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा 2006, इसके बाद 2007, 2008, 2009, 2010। अब समझने का कोशिश कीजिएगा 2006 में एक्स्ट्रा दिन होगा या नहीं होगा। तो मैंने बताया था अगर फरवरी महीना में 28 या 29 तारीख काउंट हुआ है तो एक्स्ट्रा दिन लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो देखते हैं कि कहां से स्टार्ट हुआ है। तो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब फरवरी महीना तो आएगा ही, यानी कि 28 या 29 तारीख काउंट हुआ है, इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा दिन लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर कैलेंडर का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब बीच में आपको ध्यान नहीं देना है कि फरवरी महीना काउंट हुआ या नहीं हुआ, 28 तारीख या 29 तारीख काउंट हुआ या नहीं हुआ, ये आपको बीच में ध्यान नहीं देना है। आपको देखना है ये साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 1 होगा, लीप वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 2 होगा, साधारण वर्ष है तो एक्स्ट्रा दिन 1 होगा। अब यहां पर आपको समझना है, यानी कि शुरू में और अंत में आपको समझना है कि फरवरी महीना में 28 या 29 तारीख काउंट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर काउंट हुआ है तो एक्स्ट्रा दिन लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो 2010 कहां तक गया है, यानी कि 1 जनवरी तक गया है। फरवरी महीना तो आया ही नहीं तो 28 या 29 तारीख तो काउंट होगा ही नहीं, तो यहां पर एक्स्ट्रा दिन नहीं होगा। अब क्या करेंगे, सभी एक्स्ट्रा दिन को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, 4, 5, यानी कि 5 आ गया। अब आपको क्या करना है, जनवरी 1 2006 को रविवार था तो रविवार में समझने का कोशिश कीजिएगा। रविवार में आपको 5 जोड़ना है, इसका मतलब क्या हुआ, रविवार के बाद आपको 5 स्टेप आगे बढ़ना है। रविवार के बाद क्या होता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। एक बार फिर से मिला लेना है, रविवार है, 5 कदम आगे बढ़ना है। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि शुक्रवार सही आंसर आ गया है। देख लीजिए ग ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। एक बार अगर अच्छा से समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, किसी धन पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 144 रुपया हो तो मूलधन क्या है। बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, 2 वर्ष के लिए है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बराबर क्या होता है, P इंटू R का स्क्वायर बट्टे में 100 का स्क्वायर होता है। इसी से आप R निकाल सकते हैं, P निकाल सकते हैं और अंतर निकाल सकते हैं। तो अंतर दिया हुआ है 144 और मूलधन निकालना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं है, गुना का चिन्ह है। R का वैल्यू कितना है, 15% है तो आप लिख सकते हैं 15 गुने 15, क्योंकि R का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 100 का स्क्वायर है तो 100 को भी 2 बार लिख लेंगे तो काटने में आसान होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। तो P का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, इसको इधर गुना कर देते हैं, इसको यहाँ पर गुना करते हैं। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। P को यहीं पर रहने देंगे, ज्यों का त्यों P को रहने दिए तो ये कहाँ चला आएगा, नीचे में, यानी कि 144 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 15 गुने 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिए 15 गुने 15 और ये 100 कहाँ जाएगा, इसमें गुना होगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 100 गुने 100। तो एक 100 को हम इधर रख देते हैं, गुना में है तो कहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, काटते हैं तो 3 पचे 15, 20 पचे 100, 3 पचे 15 और 20 पचे 100। अब देखते हैं ये कटता है या नहीं। 3 तिहाई 9, यानी कि 9 से ये कटेगा, देख लेना है एक बार। तो कितना होगा, 4 4 8 1 9, 9 से कटेगा तो डायरेक्ट आपको काट लेना है। 3 तिहाई 9, यानी कि 9 से इसको डायरेक्ट काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 9 एकम 9, 9 5 14 होता है, यानी कि यहाँ पर 5 बच गया है तो 54, 9 6 54। बहुत ही आसान है, ये कट चुका है। अब आपको गुना करना है, किसको किसको, देखिए 16 दूना 32 और 32 दूना 64, तो यहाँ पर हो जाएगा 64 और कितना जीरो बैठाएंगे, यहाँ से 1 और यहाँ से 1, यानी कि 2 जीरो। देख लीजिए इतना आ चुका है।
6400। तो देख लीजिए कहां पर है 6400, घ ऑप्शन सही है। अगर आप सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो इसी प्रश्न को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न तीसरा नंबर, एक त्रिभुज की भुजाएं अनुपात में दिया हुआ है 5:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज की परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समझने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आपको भुजा निकाल लेना है, सबसे पहले आपको भुजा ज्ञात करना है। तो भुजा दिया हुआ है लेकिन अनुपात में दिया हुआ है, रियल में कितना है वो आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो परिमाप क्या होता है, यानी कि भुजा का योग होता है। त्रिभुज है तो तीनों भुजा का योग परिमाप होता है, यानी कि भुजा का योग और अनुपात दिया हुआ है। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले कॉमन वैल्यू निकालेंगे। कहने का मतलब है यहाँ पर भुजा जो दिया हुआ है उसका कॉमन वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे समझने का कोशिश कीजिएगा। तो टोटल योग, यानी कि त्रिभुज का जितना भी भुजा होता है, 3 भुजा होता है, उसका योग दिया हुआ है। परिमाप का मतलब क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप का मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा का योग, यानी कि कितना दिया हुआ है 24। तो आपको योग को क्या करना है, अनुपात में जितना भी संख्या है, जैसे यहाँ पर त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजा की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है अनुपात में त्रिभुज के तीनों भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो जोड़ के यहाँ पर बटे में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 3 12, यहाँ पर हो जाएगा 12 और 12 से काट देंगे तो 12 दूना 24, यानी कि कॉमन वैल्यू आ गया है 2। समझने का प्रयास कीजिएगा, कॉमन वैल्यू 2 आ गया है। तो अब कॉमन वैल्यू आ गया है तो क्या करेंगे, अब क्या होगा, त्रिभुज का भुजा आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो अनुपात में पहला क्या है 5 है, तो आपको 5 को 2 से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा 10, और आगे क्या है 4 है तो 2 चौके 8 कर देंगे, दूसरा मिल जाएगा। और तीसरा क्या है 3 है तो 3 दूना 6, यानी कि तीनों भुजा मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और बाकी 2 बच रहा है उसका स्क्वायर करके जोड़ के देखेंगे कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 6 का स्क्वायर 36, तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। एक तरफ बड़ा भुजा का स्क्वायर और एक तरफ 2 छोटा भुजा बच रहा है उसका स्क्वायर करके जोड़ के देखेंगे, अगर बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज होगा। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज का भुजा है। अगर समकोण त्रिभुज का भुजा है तो क्या निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आपको समझना है ये समकोण त्रिभुज का भुजा है तो सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो ये 2 भुजा में से आपको क्या करना है, एक को आधार मानना है और एक को लंब मानना है। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आधार को बेस और ऊंचाई को h। 1/2 आधार, अब ये दोनों में से किसी को आधार मानना है। ये कर्ण है, कर्ण कभी भी आधार या लंब नहीं हो सकता है, इसको हटा देना है। अब यहाँ पर ये दोनों में से किसी एक को आपको आधार में रखना है और ऊंचाई में इसी 2 में से किसी एक को रखना है। तो इसको आधार मान लिए तो ये क्या हो जाएगा ऊंचाई। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए 2 चौके 8 और 6 चौके 24, इसका आंसर आ चुका है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 4 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पानी और अल्कोहल के 400 ml घोल में 15% अल्कोहल है, इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाया जाए कि नए घोल में 32% अल्कोहल हो। बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न मैं डिस्कस कर चुका हूं। अगर आप प्रतिशत का वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। कैसे सॉल्व करना है समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले घोल को रखेंगे, कितना है 400 ml का घोल है। इसके बाद गुना में क्या करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले से अल्कोहल कितना है 15% है, और कितना होने की बात बोल रहा है 32% होने की बात बोल रहा है। तो 32 और 15 का डिफरेंस को यहां पर रखेंगे, तो 32 में 15 घटाएंगे तो यहां पर 17 बचेगा। बटे में क्या लेंगे ये आपको अच्छा से समझना है। कितना परसेंट होने की बात बोल रहा है 32% होने की बात बोल रहा है, तो 100 - 32 करेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, 100 - 32 करके यहां पर रखना है डायरेक्ट। तो 1 10 10 में से 2
2 तो 8 और यहाँ पर बच गया 9, 9 में से 3 तो यहाँ पर 6, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर 68 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए बहुत ही आसान तरीके से कटेगा, यानी कि 17 चौके 68 और 4 से काटेंगे तो 4 एक कम 4 और 2 0, यानी कि इसका सही आंसर आ गया 100 ml। इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा, समझना होगा, कॉन्फिडेंस लाना होगा। तो देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसमें 100 ml अगर अल्कोहल मिला देंगे तो नया घोल में अल्कोहल कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर प्रश्न समझ में आ गया तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। यदि एक रेडियो सेट 1120 रुपया में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। बहुत ही आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 1120 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य गुने, समझने का कोशिश कीजिएगा, 40% लाभ पर बेच रहा है। तो क्या करेंगे, 100 + 40 करेंगे तो 140 होगा। 140 को नीचे में रखेंगे और 100 को ऊपर में रखेंगे। ये क्रय मूल्य मिल चुका है। अब फिर से क्या बोल रहा है, 60% लाभ कमाने के लिए इसे कितने में बेचा जाएगा। ये अभी क्रय मूल्य आया है, अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है 60% लाभ पर। तो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य गुणे, अब यहां पर क्या करेंगे, 60% लाभ हो रहा है तो 100 + 60 तो 160 होगा। 160 को रखना है ऊपर में और 100 को रखना है नीचे में, समझने का कोशिश कीजिएगा। जब क्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 ऊपर में रहता है, जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो 100 नीचे रहता है। अच्छा से सीखना है, समझना है। ये काट सकते हैं, अगर आप पहले से ही काट लेते अपने माइंड में तो आप डायरेक्ट इतना गुने इतना बटे इतना करते आंसर आ जाता। देख लीजिए, सबसे पहले 1 0 यहाँ से कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है, सबसे पहले 2 से काट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, 2 से इसको काट लेते हैं या इसको भी काट सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 दूना 16। अब यहाँ पर 7 से काटते हैं, देखते हैं 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 हो गया है, 7 × 11 होता है तो यहाँ 4 बच गया तो 42, 7 × 6 42 और 1 0, यहाँ पर इतना आ गया। अब यहाँ पर 16 और 8 को गुना करेंगे तो 16 × 8 128 होता है, तो 128 और 1 0 यानी कि 1280 रुपया में बेचना होगा। बहुत ही आसान है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सब कट चुका है, हाँ ये नहीं कटा था, इसको तो गुना किए यानी कि 160 और गुने 8 किए तो इतना आया है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लिए, समझ लिए तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। a बराबर √3 + √3 + √3 प्लस डॉट डॉट अनंत तक गया बराबर क्या होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है, इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना है समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर 3 के जगह में 6 रहता, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो इसको 2 पार्ट में तोड़ते। कैसे तोड़ते समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 2 × 6 यानी कि 2 पार्ट में तोड़ना है और लगातार संख्या होना चाहिए, यानी कि 2 और 3 क्या है, लगातार संख्या है। अगर 12 होता तो क्या करते, इसको 3 चौके 12 तोड़ते, ये दोनों लगातार संख्या है। अगर 20 रहता तो 4 × 5 = 20 इस तरीके से तोड़ते। अगर 30 रहता तो इसको कैसे तोड़ते, यानी कि 5 × 6 = 30। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, लगातार संख्या में तोड़ना है। तो अगर प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर माइनस में रहेगा तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पर 3 है, आप इसको 2 पार्ट में नहीं तोड़ सकते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही आसान है। तो आपको क्या करना है, 3 के आगे, प्लस में है तो 3 के आगे देखना है। जैसे 3 दिया हुआ है, 4 5 6, यानी कि 3 के आगे देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जिसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे। तो देखिए, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, यानी कि 2 × 6, यानी कि ये क्या है, लगातार संख्या है। तो a का जो वैल्यू होगा 2 और 3 के बीच में होगा, तो लिखेंगे कैसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसको कैसे लिखना है, यानी कि 2 से a का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, और 3 से छोटा होगा, तो इस तरीके से लिखना होगा। तो देख लीजिए इस तरीके से कहाँ पर लिखा हुआ है, तो घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है।
अगला प्रश्न 7 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग क्या है? समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बार अच्छा से समझना होगा। यहां पर दिया हुआ है शांत जल में नाव की चाल और धारा के विपरीत चाल दिया हुआ है, तो आपको समझना है कि धारा के विपरीत चाल क्या होता है। समझने का प्रयास कीजिएगा। धारा के विपरीत चाल कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब आपको समझना है कि धारा के विपरीत नाव का चाल क्या होता है, यानी कि नाव का चाल माइनस धारा की चाल। समझने का कोशिश कीजिएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। तो यहां पर नाव का चाल दिया हुआ है, कितना है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल नहीं दिया हुआ है, उसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। तो अब क्या करेंगे, माइनस एक्स है, एक्स को इधर में ले आते हैं तो हो जाएगा प्लस में, और 1 को उधर में ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, और इसमें घट जाएगा तो 1 बचेगा। इसका आंसर आ चुका है। एक बार अच्छा से समझना है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। देख लीजिए का ऑप्शन सही है। देखिए, छोटा प्रश्न मुश्किल में डालता है, बड़ा प्रश्न को आप सोल्व करते हैं, बड़ा प्रश्न के पीछे भागते हैं, लेकिन छोटा प्रश्न ही मुश्किल में डाल देता है। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न 8 नंबर। एक धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह 13 गुनी होने में कितना समय लेगी? अब यहाँ पर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि ये साधारण ब्याज का है। तो आपको क्या करना है, एक धनराशि 20 वर्ष में 7 गुनी, तो सबसे पहले आपको लिख लेना है 20 वर्ष में 7 गुनी। अब क्या करना है, आपको मान लेते हैं कि कोई धन P है और 20 वर्ष में 7 गुनी हो जाती है, यानी कि 7P हो जाती है। अब आपको समझना है कि इसमें और इसमें कितने का अंतर है, तो 6 का अंतर है। अब आपको क्या करना है, इसमें 6 जोड़ते जाना है। अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13, तो जहां तक बोला है वहीं तक जाना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। तो 13 गुनी बोला है और इसमें 6 जोड़े तो 13 आ गया, अब आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। इसका मतलब है 20 वर्ष में 7 गुनी, तो अगले 20 वर्ष में 13 गुनी हो जाएगी। तो समय वाला पार्ट को जोड़ देना है, तो 20 20 40, इसका सही आंसर आ गया है। देख लीजिए कहां पर है, ग ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। 5342 का पावर है 133 का, इकाई का अंक कितना है? इसका मतलब क्या हुआ, 5342 को आपको लिखना है गुना में 133 बार और गुना करना है। इसके बाद आपको बताना है कि इकाई के स्थान पर क्या होगा, लेकिन ऐसा करने का जरूरत नहीं है, आपको टेक्निक समझना है। समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इकाई के स्थान पर क्या है, जैसे 5342 है तो इसमें इकाई का स्थान क्या है, 2 है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 2 का पावर 133 आपको लेके चलना है, पूरा लेके नहीं चलना है, लास्ट में जो अंक है उसी को लेके चलना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 को 133 बार लिख के गुना करेंगे तब पता चलेगा। अब ऐसा भी नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, 2 का रिपीटेशन मालूम करना है। अगर मालूम है तो बहुत ही आसान तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो याद नहीं करना है, अगर आप आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे, श्योर भूलेंगे। आपको सीखना है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 2 का रिपीटेशन कैसे मालूम करेंगे, 2 का पावर 1 रखेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 का पावर 2 कर देंगे यानी कि 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 4। अगर 2 का पावर 3 कर देंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अगर 2 का पावर 4 कर देंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो आपको इकाई का अंक लेना है, तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 6 है। अगर 2 का पावर 5 कर देंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, यानी कि 32 आया। तो इकाई का स्थान को आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर 2 आया, यानी कि रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि 2 का रिपीटेशन क्या है, यानी कि 4 के बाद रिपीट करेगा। अगर इसी तरीके से आगे बढ़ाते जाएंगे तो इकाई के स्थान पर फिर से 2 4 8 6 ही आएगा। अगर इस तरीके से बढ़ाएंगे तो इकाई के स्थान पर 2 4 8 6 ही आएगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आपको मालूम हो चुका है, किसी का भी रहेगा, जैसे यहाँ पर 3 रहेगा तो 3 का रिपीटेशन मालूम करेंगे, अगर 4 रहेगा तो 4 का रिपीटेशन मालूम करेंगे, अगर 7 रहेगा तो 7 का रिपीटेशन मालूम करेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गया, जो भी यहाँ पर दिया हुआ रहेगा उसका रिपीटेशन मालूम कर लीजिए, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 का रिपीटेशन हम लोग को मालूम हो रहा है कि कितने के बाद रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 के बाद रिपीट हो रहा है।
4 के बाद रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है, पावर को 4 से डिवाइड कर देना है। समझने का प्रयास कीजिएगा, पावर को 4 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, यानी कि 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक बच गया है तो 13, 4 तिया 12, यानी कि शेष कितना बच रहा है वो आपको ध्यान देना है, शेष वाला को ध्यान देना है। तो शेष में 1 बच रहा है, इसका मतलब आपके पास क्या बच रहा है, 2 का पावर 1 बच रहा है। तो 2 का पावर 1 है तो इकाई के स्थान पर क्या होगा, 2 होगा। अगर 2 का पावर 2 आया तो इकाई के स्थान पर 4 होगा। अगर 2 का पावर, लास्ट में ध्यान देना है, अगर यहाँ पर 2 बच गया तो आपको समझना है 2 का पावर 2 तो इकाई के स्थान पर 4 होगा। अगर यहाँ पर शेष में 3 आ गया तो आपको समझना है 2 का पावर 3 तो इकाई के स्थान पर 8 होगा। अगर यहाँ पर 4 आ गया तो आपको समझना है 2 का पावर 4, इसका मतलब इकाई के स्थान पर 6 होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है और ऊपर ऊपर पढ़ाई नहीं करना है, आपको अच्छा से पढ़ना होगा क्योंकि आज का कंपटीशन बहुत ही टफ हो गया है। अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। अगला प्रश्न 10 नंबर, दो संख्याओं का मस 15 तथा उनका लस 300 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या होगी। समझने का कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि इसमें एक संख्या 60 है और दूसरी संख्या Q है, मान के चलते हैं Q है। तो दो संख्या है, अगर दोनों संख्या को इधर में गुना करेंगे, समझने का कोशिश कीजिएगा, दो संख्या है और दोनों संख्या को इधर में गुना करेंगे और दोनों संख्या का लस और मस को गुना करेंगे तो बराबर होगा। तो इधर में आपको क्या करना है, दो संख्याओं का मस दिया हुआ है, मस दिया हुआ है और लस दिया हुआ है 300। तो दो संख्याओं को एक तरफ गुना करेंगे और ये दो संख्याओं का लस और मस को एक तरफ गुना करेंगे तो दोनों बराबर आएगा। तो इसमें से क्या होगा, अब यहाँ पर 4 चीज़ है, लस मस है और यहाँ पर 2 संख्या है। अगर इसमें से 3 दिया हुआ है तो चौथा निकल जाएगा। तो इसमें दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। पहली संख्या नहीं रहता तो पहली संख्या निकल जाता। अगर लसा नहीं रहता तो लसा निकल जाता। अगर मसा नहीं रहता तो मसा निकल जाता। तो बहुत ही आसान है, यहाँ से Q का वैल्यू निकाल देना है। तो 15 गुने 30 हो जाएगा और बट्टे में 60 हो जाएगा। देख लीजिए 15 चौके 60 और यहाँ पर देख लीजिए क्या करेंगे। देखिए सॉल्व करने के लिए सीखना है। 4 से कैसे काटेंगे, आप सोचेंगे कि 4 7 28 करेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना है। 3 को अलग कर दीजिए और 100 को अलग कर दीजिए। तो 3 अलग हो गया और 100 को 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100 यानी कि 25 तिया 75। इसका आंसर आ चुका है, देख लीजिए कहाँ पर है, तो ख ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है। अगर अच्छा से सीखे रहेंगे, समझे रहेंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा, अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। मैं फिर से डिस्कस करूँगा और वीडियो बना के इंस्टाग्राम में अपलोड कर दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लीजिए। अगर आप 1000 बार पूछेंगे तो आपको 1000 बार रिप्लाई मिलेगा इंस्टाग्राम में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।